हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और फिर से मैं अब इस बार आपको एमसीक्यू कराने वाला हूँ बेटा। मैंने चैप्टर 1 और 2 का वन शॉट दिया था आपको। आप देख सकते हैं, लॉन्ग वीडियोस हैं बट एवरीथिंग इज डिस्कस इन डिटेल। और उसको देखने के बाद अब मेरा जो प्लान है वो आपको एमसीक्यू कराने का है चैप्टर 1 और 2 के। तो यहाँ मैं चैप्टर 1 और 2 के एमसीक्यू करा रहा हूँ। एमसीक्यू कराने का मतलब बेटा, आपको सीबीएसई में आपको पता है काफी परसेंटेज एमसीक्यू पार्ट आ रहा है, केस स्टडी, असर्शन, रीजन। ठीक है, और उसका फायदा आपको बेटा सीयूईटी और जेईई मेंस में और नीट में भी मिलेगा। तो आपको एमसीक्यू तो करना बहुत जरूरी है, और अच्छे वाले एमसीक्यू। थोड़े बोर टाइप के होते हैं, अब जैसे अभी मैं ले रहा हूं वो थोड़ा बोर टाइप के हैं बेटा, बट इससे भी थोड़े अच्छे एमसीक्यूज भी होते हैं जेईई मेंस के पर्पस के, नीट के पर्पस के। तो स्टार्टिंग हम थोड़े से आसान वाले एमसीक्यू से शुरुआत कर रहे हैं, राइट। तो आई एम गिविंग यू द डिटेल। द फर्स्ट क्वेश्चन इट इज हियर। ये तो आपको पता ही है, फोर्स गवर्निंग बिटवीन टू चार्जेस इट इज ऑलवेज कूलम फ्लो, नथिंग एल्स। ठीक है ना। कूलम फ्लो आपने पढ़ाई है फर्स्ट चैप्टर में। दो चार्जेस के बीच में फोर्स कूलम फ्लो बताता है बेटा। आगे चलते हैं। When the distance between two charged particles is half, the force between them becomes, क्या आंसर होगा जल्दी से देख के बताओ। आपने पढ़ा है ना बेटा, F इजिकल टू क्या होता है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम R को हाफ कर दिया तो F जो है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो अगर हमने R को हाफ कर दिया तो फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। R को हाफ किया, देखो क्वेश्चन देखो, फोर्स बिटवीन देम बिकम्स 4 टाइम्स, राइट। क्लियर हो गई बेटा बात। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। There are two charges, 1 microcoulomb, 5 microcoulomb. The ratio of the forces acting on them. अब बेटा दो चार्जेस अगर होते हैं बेटा, Q1 Q2 सपोज दो चार्जेस हैं और इनके बीच की डिस्टेंस R12 या R21 है, तो चार्जेस भले ही अनइक्वल हो बट फोर्स इक्वल लगता है। F12 इधर लगा बेटा, F21 इधर लगा, F21। और F12 के इक्वल एंड अपोजिट होता है। न्यूटन थर्ड लॉ को ऑबे करता है, बट द मैग्नीट्यूड इज सेम। मैग्नीट्यूड इज सेम। इज दैट क्लियर। तो ये हमने किस कंडीशन में दर्शाया है बेटा, जब Q1 Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो में भी यही कंडीशन रहती है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपने ग्रेविटेशन पे पढ़ा है ना बेटा कि अर्थ है, ये सपोज अर्थ है, अर्थ का मास m ही है बेटा, m मास का ऑब्जेक्ट है। m मास के ऑब्जेक्ट पर अर्थ जितना फोर्स लगाती है उतना ही फोर्स m मास का ऑब्जेक्ट अर्थ पे भी लगाता है बेटा। हमें ऑब्जेक्ट तो चलता हुआ दिखता है बट अर्थ चलती नहीं दिखती। इसका रीजन क्या है, अर्थ पर जो अर्थ का जो एक्सेलरेशन है वो हम फोर्स अपॉन एम ही करेंगे, मास ऑफ अर्थ विच इज वेरी मच हाई। एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ इज मच लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, राइट चिल्ड्रन। क्लियर है, वही बात समझ में आ गई। चार्जेस अनइक्वल हैं बट द फोर्स ऑन देम आर इक्वल। सिमिलरली ग्रेविटेशन फोर्स, बॉडी का और अर्थ का मास अनइक्वल है बट फोर्स दोनों पर सेम है। और उससे मैंने आपको दिखाया कि एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ जो होता है, अर्थ भी मूव करती है। जब किसी बॉडी को गिराते हैं बेटा, अर्थ भी मूव करती है, बट अर्थ का एक्सेलरेशन बॉडी के एक्सेलरेशन से बहुत छोटा है, इसलिए हमें अर्थ मूव करती हुई नहीं ऑब्जर्व कर पाते, राइट चिल्ड्रन। नेक्स्ट देखो बेटा, Q1 Q2 exerts force on the second charge Q2. If third charge Q3 is also placed, the force on Q1 exerted on Q2. अब देखो बेटा, सपोज ये Q1 है, ये Q2 है बेटा, ये Q3 है। Q1 Q2 पर जो फोर्स लगा रहा है बेटा वो सपोज F21 है। अब अगर Q3 हम रख भी देंगे बेटा, Q3 अगर हम रख भी देंगे तो Q2 पर जो फोर्स लग रहा है Q1 की वजह से वो तो चेंज हो जाएगा। नेट फोर्स ऑन Q2 विल चेंज, net force on Q2 will change, but force on Q2 due to Q1 will not change. So it is asked here. तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, force on remains same. Net force on Q2 will change because Q3 भी रख दिया, लेकिन Q1 की वजह से फोर्स जो था वो वही रहेगा अगर हमने चार्जेस चेंज नहीं किए और उनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं की, राइट चिल्ड्रन। समझ में आ गई बेटा बात। आगे, रेशियो ऑफ फोर्सेस बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर्स विद कांस्टेंट चार्ज इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ये तो बहुत ही आसान है बेटा।
एफ एयर कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एफ मीडियम कितना आया बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर को वो के लिख रहा है बच्चों, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एप्सिलॉन आर को Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो कितना आया बेटा एफ एयर अपॉन एफ मीडियम, दिस इज व्हाट बच्चों 1/k ऊपर चला गया तो k/1, दिस इज द आंसर। आंसर देखो अब जल्दी से बताओ, k/1, दिस इज द आंसर। राइट, क्लियर है, समझ में आ रहा है, आसान है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं बेटा तो कुछ भी नहीं, इट्स नॉट, दीज आर नॉट डिफिकल्ट। मैं आपको और डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन कराऊंगा, पहले ये आसान देख लो कितने इजी हैं। 7 क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 4 charges are arranged in the order of square ABCD as shown in figure. The force on the charge kept at the center O. Suppose बेटा हमने इसको -2 क्यों मान लिया, राइट, इट इज नॉट गिवन बट हमने अपनी पिक्चर में -2 क्यों मान लिया। अब आप ये देखो बेटा, फोर्स ऑन द चार्ज केप्ट एट द सेंटर O, सेंटर O पे सपोज हमने बेटा ये वाला चार्ज रख दिया Q या Q0 रख दिया। अब देखो -2Q क्या करेगा बेटा, इसको अटैक करेगा, +2Q क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये दोनों फोर्स सेम होंगे, दोनों फोर्स सेम होंगे बेटा। और ये वाला +Q क्या करेगा बेटा, इसको रिपेल करेगा, ये वाला +Q भी रिपेल करेगा। तो ये वाले और ये वाले फोर्स कैंसिल हो गए और ये दोनों ऐड हो गए, तो नेट फोर्स अलोंग द डायगोनल आ गया। नेट फोर्स कहां आ गया बेटा, अलोंग द डायगोनल, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, तो समझ में आ गई। तो मैं इस तरह से आपको जल्दी जल्दी मतलब और सब कुछ समझाऊंगा भी, ऐसा नहीं, मैं हर कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको और आपको ये बताऊंगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। मेन चीज आपने यही चीज मेंटेन रखनी है कि आपको कॉन्सेप्ट आता हो, स्पीड अपने आप आ जाएगी। थोड़ा सा एग्जाम से पहले आपको प्रैक्टिस जरूरी है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस जरूरी है। देखो बेटा डेरिवेशन ज्यादा नहीं आते, तो डेरिवेशन अगर आप करोगे तो पास होने लायक कर लोगे, मार्क्स बढ़िया नहीं आएंगे। और किसी एंट्रेंस एग्जाम में, सीयूईटी में या जेईई मेंस वगैरह, नीट में, जब तक रैंक नहीं आती आपको, आप अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी है एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना, और मैं बहुत सारे एमसीक्यू कराने वाला हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो बेटा देखो आगे भी क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इन द एब्सेंस ऑफ अदर कंडक्टर सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब अदर कंडक्टर नहीं है बेटा, अगर अदर कंडक्टर होता है तो क्या होता है, किसी भी बॉडी पे चार्ज इंडक्शन से चेंज हो जाता है। तो कह रहा है कोई दूसरा कंडक्टर नहीं है। तो अगर हम देखें बेटा, किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने पढ़ा है ना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट बेटा। और सिग्मा क्या होता है बेटा, क्यू बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये तो बहुत ही आसान है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, सारा का सारा चार्ज सरफेस पे होता है। मैं हर क्वेश्चन में आपको डिटेल बताऊंगा। किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, सारा का सारा चार्ज सरफेस पे होता है, चाहे सॉलिड कंडक्टर है चाहे हॉलो कंडक्टर है, सर चार्ज सरफेस पे ही होगा। तो और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा सरफेस पे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, क्यू बाई ए, और इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो हमारा तो इसी से काम हो गया ना, हमारा इसी से काम हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इतनी सब कुछ हमें जरूरत नहीं पड़ी, बट मैं आपको सब कुछ डिटेल बताता रहूंगा, राइट बेटा। आगे चलते हैं। अब बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज। बॉडी पे नेगेटिव चार्ज कैसे आता है बेटा, नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को देने से आता है, इलेक्ट्रॉन्स को देने से। इलेक्ट्रॉन निकालने से पॉजिटिव चार्ज आता है। तो गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट, दिस इज द आंसर, राइट बेटा। और पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है बेटा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने पर। इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो बॉडी हल्की हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो बॉडी भारी हो जाएगी। तो ये भी बात ध्यान रखनी है। अब मिनिमम चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मिनिमम चार्ज क्या होता है बेटा, 1 कूलम। नहीं, चार्ज की ऐसा यूनिट है 1 कूलम। इसमें तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मिनिमम चार्ज जो आता है बेटा वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आता है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, राइट। स्टेट कूलम इज द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, इसको तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है।
और ये भी इट इज नॉट मिनिमम चार्ज, इट इज द चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल। राइट बेटा, तो मैं आपको सारी चीजें ये भी बताता रहा हूँ, बाकी ऑप्शंस पॉसिबल क्यों नहीं है ये भी इंपॉर्टेंट है। राइट, आगे चलते हैं बेटा। A total charge Q is given to two parts Q1 Q2. They are placed at a distance r apart. The maximum force of repulsion. अब देखो बेटा, this is very important. इस क्वेश्चन का आंसर, अब अगर टोटल चार्ज Q है बेटा, हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, Q एंड Q माइनस Q, तो इनके बीच में जो फोर्स आया बेटा K Q Q माइनस Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इसको बेटा हमने फर्दर ऐसे लिख लिया, लिख सकते हैं। अब फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, फोर्स आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है, के पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो तो कांस्टेंट है, तो फोर्स क्यू पे डिपेंड कर रहा है। और कोई भी फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होता है बेटा, कोई भी फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पे होता है, उसका अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट का मतलब अगर ये वाई और एक्स के बीच में बेटा टेंजेंट ड्रॉ करें, मतलब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो होगा, मिनिमम वैल्यू पे भी और मैक्सिमम वैल्यू पे भी बेटा। ऐसे ही यहाँ पर df बाई डी क्यू निकाला बेटा हमने, df बाई डी क्यू निकाला, और df बाई डी क्यू को निकाल के जीरो पुट किया बच्चों, तो k बाई आर स्क्वायर बाहर आ गया बेटा, q इंटू क्यू का q आ गया, माइनस क्यू स्क्वायर का 2q आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। तो q की वैल्यू क्या आ गई बेटा, q बाई टू, तो एक q1 हो गया q बाई टू, q2 भी q बाई टू हो गया बेटा। राइट, तो विच इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर, डी पार्ट। नेक्स्ट देखो बेटा, थ्री चार्जेस 4q q एंड q आर इन ए स्ट्रेट लाइन। कौन से चार्जेस हैं बेटा, 4q q and q are in a straight line. Right, the position of o l by 2 l respectively, this is the origin, ये l by 2 बेटा और ये l है, इसका मतलब ये डिस्टेंस l है बेटा और ये डिस्टेंस l by 2 है। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बेटा बात। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन q विल बी जीरो। q कौन सा है बेटा, ये, अब इस पर रिजल्टेंट फोर्स कब जीरो होगा बेटा, देखो इसको, ये वाला तो 100% रिपेल करेगा, करेगा नहीं करेगा बेटा, दोनों का सिमिलर साइन होगा, अगर दोनों पॉजिटिव है तो भी रिपेल करेगा, अगर दोनों नेगेटिव है तो भी रिपेल करेगा। बट अगर रिजल्टेंट फोर्स इस पर जीरो है बेटा, तो ये वाला उसको क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए, इसका मतलब इसकी वजह से फोर्स इधर लगना चाहिए बेटा। तो नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब F1 F2 के इक्वल होगा, बोलो बच्चों। और F1 की वैल्यू क्या है बेटा, F1 किसकी वजह से फोर्स है, इस क्यूब की वजह से, तो इसको हम लिख दें बेटा K 4Q Q डिवाइड बाई L स्क्वायर। F2 क्या है बेटा, K Q Q डिवाइडेड बाई L बाई 2 का स्क्वायर, L स्क्वायर बाई 4 आ गया बेटा, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो गया, K Q से K Q कैंसिल हो गया। राइट, समझ में आ गई बच्चों बात। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, Q की वैल्यू Q आ गई, बट साइन शुड बी अपोजिट, तो वैल्यू ऑफ Q कह रहा है बेटा, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, माइनस Q। दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बच्चों बात, फिर से सुन लो, 4Q Q Q, वो कह रहा है इस वाले चार्ट पे नेट फोर्स जीरो, तो इस पे नेट फोर्स देखो, ये वाला तो इसको 100% रिपेल करेगा, तो बेटा ये वाला है तो इसको 100% रिपेल करेगा, बट ये वाला अट्रैक्ट करना चाहिए, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा। तो इनको हमने नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स क्या होगा बेटा, F1 माइनस F2, क्योंकि इक्वल अपोजिट फोर्सेस हैं, और वो जीरो जब होगा जब F1 F2 के इक्वल होगा, तो हमने F1 F2 की वैल्यू इक्वेट करी है, वी हैव गॉट दिस रिलेशन, बट द साइन शुड बी अपोजिट, सो वी शैल मार्क दिस आंसर। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बेटा बात, आगे चलते हैं। An isolated solid metallic sphere is given Q charge. The charge will be distributed on the sphere. Very simple, uniformly, but only on the surface. अंदर नहीं होगा, कंडक्टर को अगर हम अंदर चार्ज दे भी देंगे बेटा, और सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं, और कंडक्टर चार्ज के फ्लो को अलाउ करेगा, तो सारे के सारे चार्ज क्या हो जाएंगे, फोर्स मिनिमम कब होगा उनके बीच के, जब उनके बीच के डिस्टेंस मैक्सिमम हो।
तो सारे के सारे चार्ज बेटा सरफेस पे आ जाते हैं। तो आंसर इज ए, independent of whether the conductor is solid or hollow, charge will be on the outer surface only, right? Next देखो बेटा 16th question. Two small spheres each having charges q and are insulating threads of length l. This arrangement is taken into space. There is no gravitational effect. Then the angle between the two suspension and the tension in each will be. Yes, देखो बेटा बहुत ही सिंपल है, ये तो तुम लोगों ने क्वेश्चन करा होगा बेटा कि अगर हम किसी पॉइंट से बेटा दो चार्जेस को हैंग कर देते हैं, ये चार्ज बेटा, ये कंडीशन आती है, तो कोई भी चार्ज रुका हुआ है, अब रुका हुआ कब रहेगा बेटा, इसको ये क्या करेगा, रिपेल, ये स्ट्रिंग का टेंशन होगा और ये वेट mg होगा, राइट बेटा। तो तीन फोर्स लगेंगे दोनों चार्जेस पर और उन तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट पार्ट जीरो होगा। अब बेटा ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या आ जाएगा बच्चों, थीटा आ जाएगा। तो टी का ये कंपोनेंट टी कॉस थीटा हो गया और टी का ये कंपोनेंट बेटा टी साइन थीटा हो गया। तो टी कॉस थीटा mg के इक्वल होगा और टी साइन थीटा एफ के इक्वल होगा बेटा। तो टेन थीटा एफ अपॉन mg आ गया। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। अब वो कह रहा है बेटा कि हम इसको स्पेस में ले गए जहां पे कोई ग्रेविटी नहीं है। तो अगर g की वैल्यू जीरो है बेटा, इफ g इज जीरो, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, f अपॉन mg, जीरो, इंफिनिटी। इसका अंदर थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और थीटा 90 का मतलब बेटा ये दोनों चार्ज बॉल ऐसे हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आया बेटा। तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। अब स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा बेटा, वो हर चार्ज बॉल को दूसरी चार्ज बॉल क्या करेगी, रिपेल करेगी। अब इस पे कितने फोर्स लगेंगे बेटा, सिर्फ दो, हर बॉल पे mg तो है नहीं। अब तो TEF को बैलेंस करेगा, यानी स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगा। तो TF के इक्वल होगा बेटा, और F की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। R हो गई बेटा 12, तो 4L स्क्वायर। So this will be the answer, QQ upon 16 pi epsilon naught L square. अब देखो आप इनमें से कौन सा आ रहा है, तो मेरे हिसाब से दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई बच्चों बात, बहुत डिटेल में समझाया मैंने सबको आपको। आगे चलते हैं बेटा। ऑब्जेक्टिव इतने बढ़िया होते हैं बेटा, इनसे भी सब्जेक्टिव करने की भी जरूरत नहीं रहती, सब्जेक्टिव भी हमें आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव करते हैं अगर हम, तो ये तो बहुत ही काम के हैं। और मैं सारे ऑब्जेक्टिव में आपको डिटेल बताता रहूंगा, बिल्कुल डिटेल बताऊंगा। आप इन क्वेश्चंस को पढ़े जरूर, चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इन टेक्स्ट को बेटा पढ़ें जरूर, आपको मजा आएगा, आपके मार्क्स बढ़ेंगे, मुझे उसी में खुशी होगी। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बेटा बात। देखते हैं नेक्स्ट। Two charges each of 1 coulomb are placed 1 kilometer apart. The force between them, very easy. Force क्या होता है बेटा, 9 into 10 power 9, 1 into 1, कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब 10 power 3 मीटर का स्क्वायर करा, 10 power 6 आ गया बेटा। तो आंसर क्या आ गया, 9 into 10 power 3। अब देखो कौन सा आंसर है, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो बेटा, 2 कूलम 6 कूलम चार्जेस आर रिपेलिंग ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इफ ईच चार्ज इज गिवन अ -2 कूलम चार्ज। अब बेटा -2 कूलम चार्ज दिया हमने +2 कूलम वाले को, तो ए पे चार्ज क्या हो गया बेटा, ए पे चार्ज आ गया +2 कूलम, -2 कूलम, इस पे चार्ज 0 हो गया। और बी पे चार्ज कितना आ गया बेटा, बी वाले पे चार्ज कितना आ गया, क्यूबी, उसपे 6 था, -2 दिया हमने तो +4 कूलम। अब एक अनचार्ज है, दूसरा चार्ज है, तो वो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं उन पे। आंसर इज डी। राइट बेटा, समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ प्योर वाटर इज 81, इट्स परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब बेटा ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी पूछा है, और एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसी मीडियम की क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर इज 81 हियर, राइट। तो 81
और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है बेटा 8.86 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 81, 8 8 जा 64, 64 यानी ये कितना आएगा बेटा -12 है ना। अब आप देख लो, देखो ये तो नहीं आंसर हो सकता, बी वाला नहीं हो सकता, बी वाला सी वाला भी नहीं हो सकता, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड भी आंसर नहीं हो सकता, सो दिस इज द ओनली आंसर, राइट। तो ये भी चेक करो बाकी क्यों नहीं हो सकते हैं, ये भी बहुत जरूरी है बेटा, इंटेलिजेंट बनने के लिए ये भी चेक करो बाकी क्यों नहीं हो सकते आंसर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, there are two metallic spheres of same radius, one of is solid and other is hollow, then solid sphere can be given more charge. No, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है बेटा सेम रेडियस के हैं, एक हॉलो एक सॉलिड है, चार्ज देंगे तो दोनों की चार्ज सरफेस पे आएगा बेटा, और चार्ज सरफेस पे जब तक इंक्रीज होगा बेटा, जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे जो KQ/R² होती है, जो कि σ/ε0 होती है, वो डायलेक्ट्रिक डिस्टेंस से छोटी ही हो, क्योंकि अगर डायलेक्ट्रिक डिस्टेंस से ज्यादा हो गई तो चार्ज एयर में लीक हो जाएगा और सराउंडिंग मीडियम कंडक्शन शुरू कर देगा। तो सॉलिड या हॉलो स्फीयर दोनों को इक्वली चार्ज दे दिए, क्योंकि उससे एक लिमिट के बाद, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है तो दोनों की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, तो और वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायलेक्ट्रिक डिस्टेंस से छोटी होनी चाहिए, तो दैट विल बी द सेम केस ओनली व्हेन द चार्ज गिवन इज सेम, राइट चिल्ड्रन। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, मेटेलिक रोप्स आर सस्पेंडेड ऑन द कैरियर्स which take inflammable material, the reason is yes, देखो बेटा जब एरोप्लेन एयर में चलता रहता है ना बेटा, तो उसकी सरफेस एयर फ्रिक्शन से चार्ज होती रहती है। अब जैसे ही वो ग्राउंड को टच करता है बेटा, जैसे ही वो ग्राउंड को टच करता है, यहां पर हम एरोप्लेन की बात नहीं कर रहे, यहां पर हम ऑयल टैंकर की बात कर रहे हैं, तो वो लगातार अंदर ऑयल इसमें हिलता रहता है बेटा, आपस में सरफेस रब कर रही है तो वो चार्ज हो जाता है, तो वो चार्ज होके उसमें स्पार्क ना हो जाए, उसमें आग ना लग जाए, इसलिए ऑयल टैंकर के नीचे आपने देखा होगा एक चेन लटकी रहती है, जिससे वो चेन क्या करती है बेटा, उस ऑयल में चार्ज भी अगर प्रोड्यूस हुआ तो वो चार्ज ग्राउंड होता रहे इमीडिएटली, आग ना लगे, राइट। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है बेटा, तो कीप द बॉडी ऑफ कैरियर्स इन कांटेक्ट विद द अर्थ जस्ट टू पास द चार्ज, जिससे कि स्पार्क ना हो ऑयल में, राइट बेटा। तो सिंपल है, there three equal charges placed on the three corners of a square, the force between Q1 and Q2 is F12 and that between Q1 and Q3 is F13, the ratio of magnitude of F12 and F13, देखो बेटा अब ये भी देख लेते हैं, थ्री इक्वल चार्जेस हैं, कौन कौन से बेटा, Q1 Q2 एंड Q3, ठीक है, थ्री कॉर्नर्स, the force between Q1 and Q2 is F12, ये F12 है बेटा, ये F12 है, and that between Q1 and Q3 is F13, हम ये मान के चल रहे हैं सबका साइन सेम है बेटा, तो ये F13 है। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ F1 to F13 बिल्कुल सिंपल है बेटा, ये डिस्टेंस a है, ये भी a है बेटा, तो ये a√2 हो गई, ये डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो फोर्स कम हो जाएगा, F12 फोर्स ज्यादा होगा, तो F12 विल बी ग्रेटर देन F13, इसका मतलब F12 और F13 का रेशियो जो आएगा बेटा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल है, F12 क्या आएगा बेटा, F12 आएगा K Q1 Q2 बाई A² और F13 आएगा बेटा K Q1 Q3 अपॉन A/√2 का स्क्वायर, और A/2 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2K Q1 Q3 अपॉन A², अब Q1 Q2 Q1 Q3 सब सेम है बेटा, F12 बाई F13 क्या आएगा बच्चों, 1/2, सो द आंसर इज F12 बाई F13, वो पूछा है बेटा F12 बाई F13, F12 बड़ा होगा, F13 छोटा होगा, दिस डिस्टेंस इज A√2,
दिस इज ए रूट टू, टू ए स्क्वायर आ गया बेटा, तो F12 बाई F13, राइट। अब आप देखो F12 बाई F13 कितना आएगा बेटा, F12 बड़ा होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो दिस आंसर विल बी 2:1। समझ में आया बेटा। चार्जेस सेम है, सिर्फ डिस्टेंस की वजह से फोर्स की वैल्यू चेंज हो गई। ये डिस्टेंस ए है बेटा, ये ए है, ये ए रूट टू हो गई, इसमें ए रूट टू आ गया, ए रूट टू का स्क्वायर करा तो 2a स्क्वायर आ गया बेटा, और फिर हमने सॉल्व कर दिया। समझ में आ गया बेटा, क्लियर हो गई बात। इसके बाद भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में लिख के दे सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, राइट बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच AB BC, ठीक है। अब देखो बेटा, एंगल ABC, बी एंगल 90 डिग्री है, सी चार्जेस 15 12 -20, 15 12 -20, right? ESU are given. The force acting on B पर जो फोर्स आएगा बेटा, अब देखो B को फोर्स, B को C क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा, एक फोर्स ये आ गया। B को A क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा, एक फोर्स ये आ गया। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं नेट फोर्स ऑन B कितना है बेटा, √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अब F1 क्या होगा बेटा, F1 देखो, F1 किस किस के बीच में फोर्स है, B और C के बीच में। जब हम फोर्स लिखते हैं ना बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और चार्जेस SI यूनिट में हो, CGS यूनिट में हो, तो K की वैल्यू 1 होती है, ये ध्यान रखनी है आपने। 9 × 10⁹, 9 × 10⁹ K की वैल्यू होती है सिर्फ SI सिस्टम में। यह है CGS सिस्टम, चार्जेस CGS में, डिस्टेंस भी सेंटीमीटर में है बेटा। तो K को 1 रख दिया बेटा हमने, B और C 12 × 20, डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये वाली B और C के बीच की डिस्टेंस, BC 4 है तो 16 आ गया। F2 कितना आ गया बेटा, K फिर 1, F2 किस किस के बीच में फोर्स है बेटा, A और B के बीच में, A और B के बीच की डिस्टेंस 3 है बेटा, और ये चार्जेस 15 और 12 है। डिस्टेंस 3 है, 3 का स्क्वायर 9, राइट चिल्ड्रन। समझ में आई बेटा बात। तो ये आ गया बेटा 15, ये आ गया बेटा 20, F नेट जो आ गया बेटा 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये कितना आ गया बेटा, √625, और 625 का अंडर रूट आएगा बेटा 25। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया बेटा। अब इसमें तुमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी कि अगर हम SI यूनिट में निकालते हैं तो K की वैल्यू 9 × 10⁹, CGS सिस्टम में अगर हम रख रहे हैं बेटा तो सब कुछ CGS सिस्टम में, यानी चार्जेस भी ESU में लिखेंगे, देखना है आप ESU में लिखा है, डिस्टेंस भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए बेटा। तो हमने वैल्यू निकाली और ये वैल्यू आई बेटा 25 न्यूटन, न्यूटन नहीं बल्कि CGS यूनिट वो भी डाइन। तो आवर आंसर इज 25 डाइन, सी पार्ट इज करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई बेटा बात, समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो, विद द राइज इन टेम्परेचर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K ऑफ अ लिक्विड, ये तो आपने ध्यान रखना है बेटा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक होगा कोई मीडियम का, राइट बेटा, जितना गुड डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा उतना वो फोर्स को कम करेगा। और लिक्विड को गर्म करने से क्या होता है बेटा, डिसोशिएट हो जाते हैं, आयन में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। और जब वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है बेटा तो क्या होगा, कंडक्शन शुरू हो जाएगा, तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ K ऑफ ए लिक्विड डिक्रीजेस, दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट बेटा। समझ में आ गए। नेक्स्ट देखते हैं,
two charges Q1 and Q2 are placed in a medium at a distance d apart. The force acting between them is F. If a medium of dielectric constant 4 is introduced between them, the force now will be very easy. आपने पढ़ा है ना, F air, F है बेटा, F medium क्या होता है बेटा, F by K. ठीक है, तो एक F था, एक F by 4 है. पहला फोर्स F है, दूसरा फोर्स निकालना है बेटा हमने, और हम एप्सिलॉन आर को लिखते हैं ना F एयर अपॉन F मीडियम. हमने यहाँ पर बेटा F मीडियम निकालना है, F एयर अपॉन एप्सिलॉन आर. F एयर F है बेटा, एप्सिलॉन आर 4 है. आंसर इज F by 4. राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बेटा बात. चार्जेस से बेटा पहले पॉइंट चार्जेस से प्लस क्यू और माइनस क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस दी थी, तो फोर्स जो आया था बेटा वो के क्यू क्यू बाई डी स्क्वायर. चार्जेस के साइन नहीं रखते, राइट. अब वो कह रहा है बेटा स्फीयर है, ये प्लस क्यू है, इस पर बेटा माइनस क्यू है. अच्छा क्वेश्चन है ये, और इनकी सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस डी है, राइट. अब क्या होगा बेटा, ये वाला माइनस क्यू इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा फ्रंट सरफेस पर, और पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, और ये वाला प्लस क्यू यहाँ बेटा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा. तो अब इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच की डिस्टेंस जो है ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, इसका भी पॉजिटिव चार्ज बेटा इधर आ गया, तो इफेक्टिव सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इसका कहीं यहाँ आ गया होगा, इसका कहीं यहाँ आ गया. तो इनके बीच की डिस्टेंस डी डैश लेस देन डी हो गई बेटा. और आपको पता है ना F प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, तो जब डी डैश लेस देन डी हो जाएगा बेटा, तो फोर्स की वैल्यू F डैश बड़ी हो जाएगी, किससे बेटा, F से, राइट. तो हमारा फर्स्ट चॉइस इज करेक्ट. ठीक है, फिर से समझा दे रहा हूं, ये प्लस क्यू चार्ज था, ये माइनस क्यू चार्ज था. अब इनके बीच की डिस्टेंस डी जो है ना बेटा, वो डी आप देख रहे 0.3 डी, आर जो है 0.3 डी है. इसका मतलब these cannot be treated as point charges. अगर d much greater than r होती बेटा, तो ये point charges होते, तो फोर्स यही रहता. बट अब इनके बीच की डिस्टेंस d से कम हो गई, क्योंकि इसने नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस किया, इस पॉजिटिव चार्ज ने कुछ यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस किया, तो इसका पॉजिटिव चार्ज का इफेक्टिव सेंटर इधर आ गया, इसका नेगेटिव चार्ज का इफेक्टिव सेंटर कुछ इधर आ गया. जब सेंटर यहाँ आ गए बेटा, तो इनके बीच की डिस्टेंस d डैश लेस देन d हो गई, और आप जानते हैं F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो F डैश की वैल्यू F से बड़ी हो गई बच्चों. क्लियर हो गई बात. तो आर फर्स्ट चॉइस इज करेक्ट. इज दैट क्लियर? आगे चलें, अच्छी तरह समझ में आ गया. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे गलत कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. नेक्स्ट देखते हैं बेटा. When 10 to the power 14 electrons are removed from a neutral metal surface, the charge on the sphere becomes very easy. Q क्या होता है बेटा, Ne. N की वैल्यू क्या है, 10 to the power 14. इलेक्ट्रॉन्स का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो ये आ गया बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 कूलम, ये चार्ज आ गया. और हमने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए हैं, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा. 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 को बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं 16 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो ये आ गया बेटा 16 माइक्रोकूलम. और कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया. सो विच इज करेक्ट वन, दिस इज करेक्ट वन, राइट. क्लियर हो गई बेटा बात, समझ में आ गई सबको. नेक्स्ट देखो 28. अ फोर्स F acts between sodium and chlorine ions of salt solution this much is 1 centimeter apart in air. If the permittivity of air and dielectric constant of water are epsilon naught and K respectively, when a piece of salt is put in water solution, force acting between them, sodium and chlorine ions will 1 centimeter apart. ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, पहले फोर्स कितना था, फोर्स F, राइट. अब फोर्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये देखना है हमने.
तो बहुत ही सिंपल है, आपने पढ़ा है ना, एफ मीडियम इज एफ अपॉन एप्सिलॉन आर, राइट बेटा। और एप्सिलॉन आर क्या दिया है मीडियम का, के। और हम इसको पहले अगर हम एफ की वैल्यू देखें बेटा, तो एफ की वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, राइट बेटा। अब क्या आ जाएगा एफ डैश की, एफ मीडियम क्या आ जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, एप्सिलॉन आर भी आएगा, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या है बेटा, के। एफ मीडियम आ जाएगा एफ अपॉन के, राइट। क्लियर है, तो दिस इज द आंसर, राइट बेटा। समझ में आ गई, इजी क्वेश्चन है, पहले भी किए आपने ऐसे क्वेश्चन, तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे चलें। कंडक्टर हैज दिस मच कूलम चार्ज, राइट, पॉजिटिव चार्ज। द कंडक्टर हैज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज दिया हुआ है बेटा। तो अब आप देखो बेटा, हमने Q इक्वल टू कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज है, तो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले तो यही है बेटा। लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, पॉजिटिव चार्ज है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और कितने इलेक्ट्रॉन्स की लैक होगी बेटा, n की वैल्यू क्या होती है, Q बाई Q कितना है बेटा, 14.4 इंटू 10⁻⁻19, और E की वैल्यू बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो दिस कम्स 9। तो 9 इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्ट होगी, यानी लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट बेटा। इजी क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की परमिटिविटी एप्सिलॉन जो होती है बेटा, वो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर होती है बेटा, और फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन आर 1 होता है, तो सिर्फ एप्सिलॉन नॉट रह गया बेटा। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको मालूम है, 8.86 इंटू 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, राइट। तो आप देखो कौन सी आएगी, के की यूनिट क्या होती थी बेटा, के की यूनिट क्या होती थी, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो ये थी बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये के की वैल्यू थी। और के होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट 1/k वाली आई, 1/k वाली का मतलब बेटा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये यूनिट आ गई बेटा। तो विच वन इज करेक्ट, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट चिल्ड्रन। समझ में आ गई बेटा बात, आसान क्वेश्चन है, ऐसे पहले भी किए, तो आई थिंक देयर शुड बी नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए बेटा, a charge Q is divided into two pairs Q and Q if the coulomb repulsion between them when they are separated to be maximum, the ratio of Q by Q। ये तो हमने किया था बेटा, किसी चार्ज Q को Q और Q माइनस Q में जब हम डिवाइड करते हैं बेटा, तो फोर्स रिपल्शन मैक्सिमम जब होता है बेटा, जब Q की वैल्यू Q by 2 हो, राइट, Q की वैल्यू Q by 2 हो। इज दैट क्लियर। तो वो पूछ क्या रहा है बेटा, Q by Q, तो Q by Q क्या आ गया, Q by Q 2 आ गया। So which one is correct? This is correct। ठीक है बेटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम ऑफ चार्ज, ये तो आपने बहुत ही आसान क्वेश्चन पढ़ा है बेटा। Q Ne होता है, Q की वैल्यू 1, N निकालना है बेटा, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इसकी वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 आती है, राइट। So this is the correct answer। Okay, fine। When air is replaced by a dielectric medium of dielectric constant K, the maximum force of attraction between the two charges separated by a distance। ठीक है, एयर को रिप्लेस करें बेटा डायलेक्ट्रिक मीडियम और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो डिक्रीजेस टू K टाइम्स, राइट। समझ में आ गई बेटा बात। तो फर्स्ट चॉइस इज करेक्ट, पढ़ते ही निकल जाते हैं हम, बार बार क्या करेंगे इन क्वेश्चन को। A glass rod dust with silk is used to charge a gold leaf electroscope। The leaves are observed to diverge। Okay, electrostatic electroscope, thus the charge is exposed to X-rays
फॉर ए शॉर्ट पीरियड। अब देखो बेटा, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज था, है ना। जब हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, क्या होता है बेटा, ये थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूं मैं आपको। इसमें दो मेटल प्लेट होती है, तो अगर हमने इसको ग्लास रॉड को बेटा इससे टच किया, ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज था, तो इसका पॉजिटिव चार्ज कुछ इस पे आ गया, कुछ इस पे आ गया, राइट। तो ये रिपेल हो जाएंगी। अब वो हमने उनको एक्सरेज डाली, एक्सरेज से क्या होगा बेटा, मेटल प्लेट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स फिर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो पॉजिटिव चार्ज और आएगा, और पॉजिटिव चार्ज आने पर क्या होगा बेटा, वो फर्दर रिपेल होंगी। तो आंसर कौन आना चाहिए, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई बात। मेटल प्लेट पर जब हम एक्सरेज या कोई भी ईएम वेव डालेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स किसी सरफेस से निकलेंगे तो पॉजिटिव चार्ज और आएगा, तो और फर्दर रिपेल होंगे। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। दोनों के आंसर समझ में आ गए बेटा, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखो, one metallic sphere A is given positive charge, whereas another identical metallic sphere B of exactly same mass as of A is given equal amount of negative charge। ठीक है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा, एक पर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज वाले का मास कम हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज वाले का बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज जब भी आएगा जब उसका इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो मास ऑफ ए इंक्रीजेस। ठीक है बेटा, मास ऑफ ए, पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो मास ऑफ ए डिक्रीज होगा, और मास ऑफ ए डिक्रीज इसमें किसी में नहीं है, बट मास ऑफ बी, उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो मास ऑफ बी इंक्रीजेस। दिस इज द करेक्ट आंसर। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बेटा बात? ठीक है, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 0.06 मीटर अपार्ट इज 5 न्यूटन इफ ईच चार्ज इज मूव टुवर्ड्स the other by 0.01 meter, the force of between them will become। तो सिंपल है बेटा, पहले फोर्स 5 न्यूटन था, के, राइट, Q1 Q2, पहले डिस्टेंस क्या थी, 0.06 का स्क्वायर, राइट। अब हमने डिस्टेंस बढ़ा दी, the charges are moved towards the other with by 0.04, इसका मतलब अब उनके बीच की डिस्टेंस 0.05 रह गई, तो f डैश के Q1 Q2, अब बेटा डिस्टेंस 0.05 रह गई, राइट। अब यहां से बेटा के Q1 Q2 की वैल्यू उसमें डाल दो आप, f डैश क्या आ गया बेटा, के Q1 Q2 की वैल्यू डाली, तो 5 इंटू 0.06 का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, 0.05 का स्क्वायर, 0.05 डेसिमल डेसिमल काट दिए बेटा, तो ये हो गया 5 इंटू 36, और ये हो गया बेटा 25। दिस इज कैंसल्ड। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स, न्यू फोर्स, 7.2, 36 डिवाइड बाई 5 क्या आएगा बेटा, देखो के Q1 Q2 की वैल्यू, पहले फोर्स 5 न्यूटन था, पहले बीच की डिस्टेंस 0.06 थी, तो 0.06 का स्क्वायर कर दिया। अब टुवर्ड्स वन अनदर मूव किया बाई 0.01 मीटर, 0.01 मीटर को मतलब मूव करा 0.01, तो उनके बीच की फाइनल डिस्टेंस 0.05 रह गई। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बेटा बात। अब के Q1 Q2 की वैल्यू बेटा पहले वाले से उठाकर इसमें डाल दी, दिस इज तो कितना आ गया, 7.20 न्यूटन, राइट। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। 38 क्वेश्चन देखते हैं बेटा, टू चार्ज स्फीयर सेपरेटेड बाय a distance d exert a force F on each other if they are immersed in a liquid of dielectric constant 2, what is the force? हाँ, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, फोर्स कम हो जाएगा, कितने टाइम्स, के टाइम्स कम हो जाएगा, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या दिया है बेटा, 2, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इजी हैं, एक जैसे हैं,
नेक्स्ट देखते हैं बेटा, 2 पॉइंट चार्जेस दिस एंड दिस plus 3 microcoulomb and plus 8 microcoulomb repel each other with the force of 40 Newton. If a charge of minus 5 microcoulomb is added to each one, तो पहले कितना फोर्स था बेटा? 40 न्यूटन. 40 न्यूटन के चार्जेस के साइन नहीं रखते. 3 इंटू 10⁻⁻6, 8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर स्क्वायर. राइट बेटा? अब हमने क्या किया बेटा? -5 माइक्रोकूलम चार्ज दोनों पे ऐड कर दिया, तो नया फोर्स जो आ गया बेटा एफ डैश के, इसका चार्ज हो जाएगा बेटा -2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10⁻⁻6, और उसका चार्ज हो जाएगा बेटा +8 का -5 ऐड करा तो 3 माइक्रोकूलम. डिस्टेंस तो वही है. राइट चिल्ड्रन? समझ में आ गई बेटा बात? अब आप क्या करोगे? बहुत ही सिंपल है. यहां से k बाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो. k बाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आई बेटा? यहां से k बाई आर स्क्वायर की वैल्यू आई 40 अपॉन 3 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻12. ये वैल्यू यहां डाल दो बेटा, k बाई आर स्क्वायर की वैल्यू. तो 40 डिवाइड बाई 3 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻12, और ऊपर आ रहा है बेटा 2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻12. राइट? ये और ये कैंसिल हो गया बेटा. ठीक है? 3 से 3 कट गया बेटा, 8 से 5 कट गया, 5 टू द 10, तो नए फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन हो गई. इज दैट क्लियर? और दोनों क्या करेंगे बेटा एक दूसरे को? पहले दोनों पॉजिटिव थे, अब एक पे नेगेटिव आ गया, तो -10 न्यूटन, यानी कि अट्रैक्ट करेंगे. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. राइट? नेक्स्ट देखो बेटा, 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए न्यूट्रल मेटल स्फीयर. द इलेक्ट्रिक चार्ज, तो बहुत ही सिंपल है. Q is equal to any, Q is equal to any लगाया बेटा. N की वैल्यू कितनी है? 10⁻19. E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19. रिमूव किए तो +16 प्लस 1.6 कूलम चार्ज आ जाएगा. ठीक है? सो दिस इज द करेक्ट आंसर. राइट चिल्ड्रन? समझ में आ गई बेटा बात? अब देखो, इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन एयर एट द कॉर्नर ABC ऑफ ट्राइंगल. ठीक है? तो ट्राइंगल के कॉर्नर पे बेटा हमने 3 चार्जेस रख दिए. ए वाले को हमने रखा 1 माइक्रोकूलम प्लस 1 माइक्रोकूलम. बी वाले पर रखा बेटा हमने, बी वाले पर रखा -1 माइक्रोकूलम, और सी वाले पर रखा बेटा +2 माइक्रोकूलम. ठीक है? और ट्रायंगल की साइड क्या है बेटा? 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर. 0.1. अब क्या पूछा है बेटा? वो देखो, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज एक्स सी. सी वाले पर रिजल्टेंट फोर्स पूछा है बेटा. सी वाले को ए वाला क्या करेगा? अटैक करेगा. ये फोर्स एफ इधर लगेगा बेटा, और सी वाले को ए वाला रिपेल करेगा, तो ये फोर्स इधर लगेगा बेटा. और दोनों फोर्स की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि चार्जेस भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है. अब इस एफ और इस एफ दोनों फोर्स इक्वल है बेटा, तो रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर पर लाई करेगा. ये एंगल 120 डिग्री होगा, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है. तो एफ नेट ये आएगा बेटा, और एफ नेट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ यूज करके बेटा. तो कितनी आ गई? एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कॉस 120. और कॉस 120 बेटा -1/2 होता है, तो -1/2 से इसका मतलब एफ नेट की वैल्यू एफ बचेगी बेटा. और एफ कितना है? एफ किसी एक चार्ज की वजह से फोर्स है, तो के 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम अपॉन डिस्टेंस. और डिस्टेंस कितनी है बेटा? 0.1 का स्क्वायर 0.01. के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9. दिस इज 2 इंटू 10⁻12. दिस इज 0.01 बेटा. राइट? तो अब आप देखो बेटा,
0.01 का मतलब 10⁻², और 10⁻12 ऊपर है बेटा, तो 10⁻10 बचा, 10⁻10 और 10⁻9 है, तो 10⁻1 बचा, और 18 इंटू 10⁻1, इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, 1.8 न्यूटन फोर्स, राइट। तो 1.8 ये है बेटा, देखो इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट देखो बेटा, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है बेटा, अल्फा पार्टिकल अब समझ लो आप ध्यान से, ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है, 2He4 का न्यूक्लियस होता है, या ये He+2 होता है, ऐसे भी कह सकते हैं बेटा। तो इसके न्यूक्लियस में क्या होगा बेटा, 2 प्रोटॉन होंगे, 2 न्यूट्रॉन होंगे, क्योंकि 2 इसका एटॉमिक नंबर है, 4 इसका मास नंबर है। एटॉमिक नंबर अगर 2 है बेटा, एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या शो करता है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और A जो है बेटा, A मास नंबर होता है, मास नंबर, इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। और ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट बच्चों। प्रोटॉन कितने हैं बेटा, ए क्या है, 4, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो गया बेटा, 2 हो गए। तो अब इलेक्ट्रॉन तो निकल गए बिकॉज आयनाइज हो गया बेटा, तो न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बचे बेटा। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो 2 प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, प्लस का 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। So this is the correct answer, right children? देखो बेटा, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर एक अलग तरीके से बता रहा हूँ आपको, कि अगर हमारा ये टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो इन चार्जेस के बीच की डिस्टेंस जो है ना बेटा, कुछ कम हो जाती है। अब वो डिस्टेंस क्या हो जाती है बेटा, नई डिस्टेंस डी डैश इज इक्वल टू डी माइनस टी प्लस टी बाई रूट के आता है। ये ध्यान रखना है आपको, ये इफेक्टिव डिस्टेंस आती है, where k is the dielectric constant of the medium। यहाँ पर जो मीडियम है वो डायलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है बेटा, कंडक्टिंग स्लैब है, और टी की वैल्यू हमें दी हुई है d/2। तो इनके बीच की जो इफेक्टिव डिस्टेंस बची बेटा, d माइनस d/2 प्लस कंडक्टर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बेटा, इंफिनिटी, तो d/2 अपॉन इंफिनिटी, और इंफिनिटी की वैल्यू एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो ये रह गई d/2 रह गई इफेक्टिव डिस्टेंस। अब जो फोर्स आएगा बेटा एफ डैश के क्यू क्यू अपॉन डी डैश का स्क्वायर, और डी डैश की वैल्यू d/2 है बेटा, तो फोर्स की वैल्यू 4 टाइम्स हो जाएगी। बट इनमें से बेटा फोर्स एफ की वैल्यू कोई, इनमें से कोई भी नहीं है, तो हमारे हिसाब से हम चारों चॉइसेस को नेग्लेक्ट करें, एक नई आंसर हमने इंक्लूड कर दिया, न्यू आंसर इज 4F। क्लियर हो गया बेटा बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, फिर से देख लो। दो चार्जेस एयर में रखे हैं, अगर उनके बीच में हम कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं बेटा, तो इन चार्जेस के बीच की इफेक्टिव डिस्टेंस डी डैश जो आती है बेटा, वो डी माइनस टी प्लस टी बाई के आती है, अंडर रूट के। अगर हमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, डायलेक्ट्रिक स्लैब का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दिया होगा, बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में वो कंडक्टिंग स्लैब है बेटा, और कंडक्टर के लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इंफिनिटी होती है, और एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी 0 होता है बेटा, तो इफेक्टिव डिस्टेंस d/2 रह गई, और तो इफेक्टिव फोर्स क्या रह गया बेटा, 4F, राइट। क्लियर हो गई बेटा बात, इफेक्टिव फोर्स क्या हो गया बेटा इनके बीच का, 4F। क्लियर हो गई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, two electrons are separated by a distance 1 angstrom, what is the coulomb force between them? बहुत ही सिंपल है, F is equal to K की वैल्यू बेटा 9 into 10⁻9, 1.6 into 10⁻−19, 1.6 into 10⁻−19,
डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे बेटा 10⁻⁻10 आएगा, इसको स्क्वायर करेंगे 10⁻⁻20 आएगा बेटा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं एंड यू कैन फाइंड द आंसर 2.3। देखो -19 -38 -20 ऊपर गया तो -19 बचा, -18 बचा बेटा, और -18 ये है, +9 ये है बेटा, ठीक है। तो 10⁻⁻9 बचा, और इन सबको मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो यू विल गेट दिस रिजल्ट। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बात? तो दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। फर्स्ट क्वेश्चन 45th क्वेश्चन जो था बेटा, उसका आंसर सही नहीं था, हमने सही आंसर मार्क कर दिया है यहाँ पर, बट सेकंड क्वेश्चन तो आसान ही था, उसको हमने सॉल्व कर दिया है। क्लियर हो गई बेटा बात? नेक्स्ट देखो, two copper balls each weighing 10 gram are kept in air 10 centimeter apart. If one electron from every 10⁻⁶ atom is transferred from one ball to another ball, the Coulomb force between them is। अब देखो बेटा, ये थोड़ा सा ध्यान से देखने का क्वेश्चन है। अब पहले आप 10 ग्राम की बॉल है बेटा, 10 ग्राम की बॉल के लिए आप ये सोचोगे इसमें कितने कॉपर एटम्स होंगे, ठीक है। तो 63.5 ग्राम है, in 63.5 gram there are 6.02 into 10⁻23 atoms। so in 1 gram ऐसे निकालते हैं बेटा, 6.02 into 10⁻23 डिवाइड बाई 63.5, 10 ग्राम है बेटा, तो 10 ग्राम में क्या आएगा, 23/63.5 इंटू 10, ठीक है। इतने एटम्स हो गए, ये टोटल एटम्स आ गए बेटा, ये टोटल एटम्स आ गए। अब वो कह रहा है 10⁻⁶ एटम में से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, तो आउट ऑफ 10⁻⁶ एटम 1 इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड, और हमारे पास इतने एटम्स हैं, सो 1 एटम में से बेटा 1/10⁻⁶, और हमारे पास इतने एटम है बेटा, तो 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10/63.5, एटम्स में से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए बेटा, 1/10⁻⁶, 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10 डिवाइड बाई 63.5। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बेटा बात? तो उनके बीच में फोर्स क्या होगा बेटा? अब ये तो आ गई एन की वैल्यू, ये आ गई बेटा एन की वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली कितनी आई ये अगर देखना है आपने बेटा, तो आप निकाल सकते हैं। क्यू की वैल्यू क्या होगी बेटा, एन ही होगी, क्यू की वैल्यू एन ही होगी बेटा। और जब हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स तो बहुत सिंपल है, एफ इज इक्वल टू के 9 इंटू 10⁻9 क्यू क्यू अपॉन, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर अपार्ट, तो 0.1 का स्क्वायर 0.01 आ गया बेटा, और ये वैल्यू आप रखोगे तो यू विल गेट दिस आंसर वेरी एग्जैक्टली। समझ में आ गया? फिर से समझा देता हूं बेटा। कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 ग्राम है, तो 63.5 ग्राम में 1 मोल एटम्स होंगे बेटा, 1 ग्राम में इतने एटम्स हो गए, 10 ग्राम में इतने एटम्स हो गए। अब वो कह रहा है 10⁻⁶ एटम में से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, तो 1 एटम में से इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, हमारे पास इतने एटम्स है बेटा, तो इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। गॉट इट? एन की वैल्यू आ गई, क्यू एन ही होगा बेटा, और फिर इसमें हमने वैल्यू रख दी एंड विल गेट द आंसर। राइट? क्लियर हो गई बात? सेकंड वाला करते हैं, 48 क्वेश्चन करते हैं बेटा। अब a solid conducting sphere of radius A has a net positive charge 2q, a conducting spherical shell of inner radius B and outer radius C, right, is concentric with the solid sphere and has a net charge -q। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बेटा बात?
सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस ए, इस वाले पे बेटा +2q चार्ज है, इस पे 2q चार्ज है, वो कह रहा है, राइट। और दूसरा जो शेल है बेटा, उस पर नेट चार्ज -q है, नेट चार्ज उस पर -q है। The surface charge density of the inner and outer surfaces of the spherical shell will be, सरफेस चार्ज डेंसिटीज ढूंढनी है बेटा हमने। तो क्या होगा बेटा, देखो अगर हमने यहां से होती हुई गॉसियन सरफेस बना ली, और ये गॉसियन सरफेस कहां से पास हो रही है बेटा, कंडक्टर के अंदर से, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो फ्लक्स भी 0 हो गया, तो क्यू इनसाइड भी 0 हो गया। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर बेटा क्यू इनसाइड को 0 बनाने के लिए यहाँ +2q है बेटा, तो ये यहाँ पर क्या इंड्यूस कर देगा, -2q, तभी तो क्यू इनसाइड 0 होगा। अब इंड्यूस चार्जेस यहाँ -2q है, तो बाहर +2q होगा, तो बाहर वाले में -q में बेटा +2q ऐड कर दिया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज क्या हो गया, आउटर सरफेस पे +q हो गया बेटा, अंदर वाली सरफेस पे चार्ज क्या हो गया, -2q हो गया शेल की। तो इसकी अंदर वाली सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई बेटा, अंदर वाली सरफेस की -2q अपॉन 4πb², क्योंकि इसका सरफेस एरिया, रेडियस उसकी b है, तो सरफेस एरिया 4πb²। बाहर वाले का टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आ गई बेटा, बाहर वाली सरफेस पे टोटल चार्ज +q हो गया, तो +q अपॉन उसकी रेडियस क्या है बेटा c, तो 4πc²। these are the answers. गॉट इट बेटा, समझ में आ गई बात। तो यहां कहीं मिसप्रिंटेड है, फिगर कहीं और थी, आंसर कहीं और इंक्लूड हो गए, तो दिस इज द ओनली प्रॉब्लम, अदरवाइज मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है। गॉट इट, समझ में आ गई बेटा बात। अगला क्वेश्चन करते हैं। टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास m एंड चार्ज q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर, दीज डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, दो चार्जेस हैं बेटा q और q, कितनी डिस्टेंस पे है बेटा, 16 सेंटीमीटर पर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा बेटा, बट ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्टिव होगा, ये ग्रेविटेशन फोर्स आ गया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया। तो अगर नेट फोर्स 0 है बेटा हर चार्ज पर, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ग्रेविटेशन फोर्स बैलेंस कर रहा है। क्लियर हो गई बेटा बात। आर दोनों में आता है, तो आर के टर्म्स में तो आएगा ही नहीं आंसर। क्लियर हो गई बेटा बात। एफ ई इज इक्वल टू एफ जी, एफ ई की वैल्यू कितनी आई बेटा, एफ ई की वैल्यू आई के, के की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/4πε0 q1 q2 बाई r²। एफ जी कितना है बेटा जी m1 m2 अपॉन r² बेटा, और ये कैंसिल हो गए बेटा, राइट। तो और के की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/4πε0 इंटू जी इंटू m²। ये q² है बेटा, ये m² है, तो q/m क्या आ गया बेटा, g अपॉन इंटू 4πε0, इसका अंडर रूट 4π से बाहर आ गया बेटा, 2 बाहर आ गया, तो 2 इंटू जी इंटू πε0, ये आंसर आया बेटा, तो q/m की वैल्यू। मेरे ख्याल से ये आंसर सही है बेटा, क्योंकि देखो 2 वो 4 को अंदर ले गया है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। समझ में आ गया। तो ग्रेविटेशन फोर्स को यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बैलेंस करना पड़ा। अब आगे भी बेटा मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस कराता रहूंगा अगली वीडियो में, जिसमें मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला टॉपिक लूंगा, राइट। ओके बेटा, थैंक यू।